एक्सरसाइज 11.3 टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, और यहाँ पे एक प्लेन बना रहा हूँ। ये पॉइंट यहाँ का, ये हमको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो ये बना यहाँ पे प्लेन। फिर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ये मैंने आर वेक्टर, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होता है, ये लिया है। फिर यहाँ पे ले रहे हैं एक और वेक्टर, ये हो गया एन कैप। ये क्या हो गया, एन कैप। फिर इसे और इसे ज्वाइन कर दिया। ये यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना, वो हो जाएगा ए, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा बी। और जो ओरिजिन है, इसको ओरिजिन बोलते हैं ओ। जो ओरिजिन से ये यहाँ तक की बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी डी। ये मैंने लिया डी, और ये है एन कैप, और ये है आर वेक्टर। अब जो ये है ना एन कैप हमारे पास, इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी वो LMN। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया डायरेक्शन रेशियोज। और जो आर वेक्टर है, इसके पॉइंट्स होंगे एक्स, वाई और जेड। अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखता हूँ मैं वेक्टर फॉर्म में। हमें दो फॉर्म पढ़नी होती है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो फर्स्ट है इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन होती है वेक्टर आर इंटू एन कैप इज इक्वल टू डी। ये हो गया वेक्टर आर, एन कैप, और ये डिस्टेंस डी। अब यहाँ पे एन कैप क्या है, वेयर एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये है हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और जो नॉर्मल वेक्टर है ये होता है इक्वल परपेंडिकुलर वेक्टर की। तो नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल, ये होता है परपेंडिकुलर और वेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर के इक्वल होता है। और ये एन कैप है ना, ये एन कैप, ये होता है एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। ये यहाँ पे ये मोड लगा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, और यहाँ पे एन वेक्टर, ये होता है एन कैप की वैल्यू। और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डी, ये यहाँ पे है जो वो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये कहाँ से, ओरिजिन ओ से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये होती है डी। फिर इसका मैं प्रूफ करके बता देता हूँ ये वाले के लिए। तो इसका प्रूफ है, आपको प्रूफ याद नहीं रखना, आपको बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है। तो प्रूफ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये आर वेक्टर है। ये पहले तो ट्राइंगल देखते हैं, ए ओ बी। इसकी डायरेक्शन है ये, इसकी यहाँ पे, और इसकी जो डायरेक्शन है ये है ए। तो पहले देखते हैं ट्राइंगल AOB। इन ट्राइंगल AOB, तो इसमें क्या है, देखो OA और AB, ये A और ये वाला पॉइंट लिया था B। तो OA और AB इसकी डायरेक्शन सेम है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, तो ये मैंने बताया था, दो सेम साइड्स हैं, उनको आपको ऐड करना होता है, और वो तीसरी साइड के इक्वल होता है। तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, इसकी डायरेक्शन सेम है, और इसकी डायरेक्शन है इस तरफ। तो ये है OB वेक्टर। अब आपके पास OA वेक्टर, ये है ना R वेक्टर, तो OA वेक्टर के प्लेस पे रख सकता हूँ ना मैं R वेक्टर। तो ये हो जाएगा R वेक्टर प्लस AB वेक्टर, तो पता नहीं है, तो ये AB वेक्टर रहेगा, और OB वेक्टर इसकी वैल्यू है एन कैप, तो ये एन कैप। अब AB वेक्टर को फाइंड करेंगे, तो ये बनेगा एन कैप, और इसको इस तरफ, तो ये माइनस R वेक्टर। अब इसको लेते हैं फर्स्ट नंबर, और ये यहाँ पे मैंने जो एन कैप लिया इसके साथ डिस्टेंस नहीं लिखा, ये डिस्टेंस है D। ए भी इसी में मल्टीप्लाई होगा,
तो ये डी एन कैप आएगा, डी एन कैप माइनस आर वेक्टर, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ ही तो है, ये है डी, जो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड की, ये होती है मैग्नीट्यूड की इक्वल। तो ये मैंने डी एन कैप इसीलिए लिखा क्योंकि मैग्नीट्यूड और ये है एन कैप वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप, तो ये डी और एन कैप आया यहाँ पे, इसको लिया मैंने फर्स्ट। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ए बी वेक्टर, ये ए लिया था, ये वी, इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई ना। अब यहाँ पे देखो, ये लाइन है ए बी, यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन ए बी, ये परपेंडिकुलर है ओ बी वेक्टर की। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस लाइन, ये कौन सी है, ए बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर, इसको वेक्टर नहीं लिखो, इसको ऐसे लिखो, सिंस लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर। ये किसकी परपेंडिकुलर दिख रही है आपको, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन की ओ बी, तो परपेंडिकुलर सिंस लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी अब वैल्यूज रखेंगे। ये क्या होता है, इसमें जो लाइंस यहाँ पे परपेंडिकुलर होती हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो इक्वल होता है 0 की। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर इंटू यहाँ पे इसका वेक्टर होगा ओ बी वेक्टर, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है ना। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी वेक्टर की वैल्यू ये थी ना, तो यहाँ पे रखते हैं डी एन कैप माइनस आर वेक्टर, और जो ओ बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी थी ना डी एन कैप, तो यहाँ पे भी आएगा सेम, डी एन कैप इज इक्वल टू 0, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा डी स्क्वायर और एन, ये एन कैप इंटू एन कैप, एन कैप इंटू एन कैप होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एन स्क्वायर, और ये है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये 1 ही बनेगा। तो यहाँ पे इसको रखा मैंने 1, और ये आर वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, डी एन कैप इज इक्वल टू 0। अब इसको इस तरफ, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आर वेक्टर इंटू डी एन कैप, ये एक 1 टाइम डी इससे कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा डी इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एन कैप, जिसको लिख सकते हैं आर वेक्टर इंटू एन कैप इज इक्वल टू डी। तो ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, देखो ये आर वेक्टर इंटू एन कैप इज इक्वल टू डी, और ये रहा आर वेक्टर इंटू एन कैप इज इक्वल टू डी। तो ये हो गया ना हमारे पास प्रूफ। अब हमें निकालना है कार्टेशियन फॉर्म के लिए। अभी हमने वेक्टर फॉर्म के लिए पढ़ी ना इक्वेशन, अब कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या होगी। देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, इसमें बस वेक्टर्स, ये वेक्टर्स होते हैं, इसमें नहीं होते वेक्टर्स, इसमें वैल्यूज रखनी पड़ती है। तो मैं आर कैप के लिए मैंने क्या लिया था, देखो ये रहा आर वेक्टर था, आर वेक्टर के लिए यहाँ पे एक्स वाई जेड लिया ना, और एन कैप इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है एल एम एन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस वैल्यूज पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो आर वेक्टर इसी से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आर वेक्टर इंटू एन कैप इज इक्वल टू डी। आर वेक्टर ये लिया था एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एन कैप इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये लिया एल एम एन। तो यहाँ पे रखेंगे एल आई बाई जे, सॉरी एल एम एन लिया ना, तो एम जे और एन जेड एन के कैप इज इक्वल टू यहाँ पे है टी। अब इसका इसमें डॉट प्रोडक्ट करो तो ये बनेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, और आई इंटू आई होता है 1, जे इंटू जे ये भी 1, और के इंटू के ये 1। तो ये आया हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन, ये आपको याद कर लेनी है। अभी यहाँ पे ये बता देता हूँ मैं, जो एल एम एन ये क्या होते हैं,
एल एम एन है जो वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ पे होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और जो डी होता है ना, डी ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और ये जो डी होता है ना, उसको आप इस तरफ भी लेके आ सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये कांस्टेंट या स्केलर होता है। तो ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, इसको इस तरफ लेके आओ तो माइनस डी इज इक्वल टू 0। इसको आप यहाँ पे प्लस में भी रख सकते हैं, ये मैंने माइनस में रखा है, और आप माइनस में भी रख सकते हैं क्योंकि ये तो सिंपल स्केलर है। यहाँ पे ये है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये डी, और इसको प्लस माइनस किसी में भी रख सकते हैं। अब ये परिणाम ने इक्वेशन एल एक्स एम वाई एन जेड माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पे एल एम एन होता है, एल होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और जो ए बी सी है यहाँ पे, ये ए बी सी हमारे पास होगा डायरेक्शन रेशियोज। ऐसे ही जो एम है, एम होगा यहाँ पे बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और जो एन है, एन होगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस सी स्क्वेयर। और जो डी है, यहाँ पे डी के नीचे भी इसी को आपको डिवाइड कर देना है। तो ये जो यहाँ पे जो डी होगा, अगर उसके नीचे भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। अब यहाँ पे मैं रिमार्क्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे रिमार्क्स देखो, इसमें फर्स्ट नंबर है हमारे पास, अगर हमारे पास वो आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, तो ये आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। जो अभी पढ़ाना यहाँ पे वही है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अभी सेम यहाँ पे टॉपिक पढ़ा, वही नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे भी है। और जो यहाँ पे एन वेक्टर है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमने पढ़ा था आर वेक्टर इंटू एन कैप इज इक्वल टू डी। एन कैप पढ़ाना, यहाँ पे है एन वेक्टर, तो जो यहाँ पे एन वेक्टर होता है वो होता है नॉर्मल वेक्टर, और जो यहाँ पे एन कैप होता था वो होता था यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर और यहाँ पे है नॉर्मल वेक्टर। फिर ये आर वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पोजीशन वेक्टर। और जो डी है यहाँ पे डी, अगर यहाँ पे जो डी था वो था डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये था ना डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और जो यहाँ पे डी है हमारे पास, ये वाला डी, ये होगा सिंपल स्केलर। यहाँ पे सिंपल स्केलर, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और यहाँ पे अगर ये मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा ना, अगर यहाँ पे इसको लिखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस माइनस या प्लस कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस डी इज इक्वल टू 0 रखा। तो ये ए बी सी है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता भी है। तो ये है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी। और जो यहाँ पे डी है ना, ये डी, अगर इसको हम ऐसे डिवाइड करें, जैसे यहाँ पे डी लिखा, मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे बता देते हैं डी अपॉन अंडर रूट ए बी और सी का स्क्वायर। ये मैंने सी के साथ जेड लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, तो ये बनेगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और ये डी है जो, ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड डी इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर। ये नॉर्मल वेक्टर मैंने बताया था ना, ये यहाँ पे एन वेक्टर के लिए बोला गया है।
तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे एन वेक्टर और यहाँ पे एन कैप। जो एन कैप है वो भी होता है एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, तो ये भी आपको पता करना है। ये होता है एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, और यहाँ पे ये होता है सिंपल नॉर्मल वेक्टर, ये होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो अगर आपके पास हो एन कैप तो ये होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और ये डिस्टेंस होगी इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और इसके साथ जो डी होगा वो होगा सिंपल स्केलर, और इसके साथ आर वेक्टर, ये तो पोजीशन वेक्टर होता है, और ये एन ये होता है नॉर्मल वेक्टर। इसमें सिंपल नॉर्मल वेक्टर और इसमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पे अगर ये वेक्टर ये अकेला दिया हो तो ये नॉर्मल वेक्टर होगा, अगर एन कैप हो तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ प्लेन। ये होता है ओरिजिन, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। यहाँ पे एक पॉइंट रखा, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये बना हमारे पास प्लेन। अब यहाँ पे बोला गया कि एक पॉइंट होगा और एक नॉर्मल वेक्टर होगा, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे रखा मैंने वेक्टर ए रखा है, इसे ये हो जाएगा वेक्टर ए, और एक रखा है यहाँ पे वेक्टर आर, ये पोजीशन वेक्टर होगा। इसे ज्वाइन किया, ये वाला पॉइंट लिया ए, ये वाला पॉइंट लिया बी, और यहाँ पे हमें बोला गया इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर। तो ये मैंने नॉर्मल वेक्टर, ये मैंने पोजीशन वेक्टर लिया, और ये ए वेक्टर, ये होता है ए वेक्टर यहाँ पे पॉइंट। यहाँ पे मैं बताऊंगा, बट उससे पहले यहाँ पे ले लेते हैं नॉर्मल वेक्टर। तो ये मैंने नॉर्मल वेक्टर लिया, ये हो जाएगा एन वेक्टर। मैंने एन कैप नहीं लिया, एन वेक्टर लिया। तो यहाँ पे ए वेक्टर ये होगा पॉइंट, आर वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर, और जो एन वेक्टर है ये एन वेक्टर ये हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर। ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं होगा, सिंपल नॉर्मल वेक्टर होगा, क्योंकि ये एन वेक्टर है ना कि एन कैप। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में पहले। तो वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और यहाँ पे एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। और ये आर वेक्टर मैंने बताया ये पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर पॉइंट, और एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर होगा। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में बताई। अब इसको पढ़ते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में पहले मैं लिख देता हूँ इक्वेशन, फिर दोनों का प्रूफ करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन होती है ए एक्स माइनस एक्स वन, इसके साथ आई कैप, सॉरी आई कैप नहीं आएगा, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है ना, प्लस बी बाई माइनस बाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में, और ये हो गई हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। अब दोनों को प्रूफ कर लेते हैं। देखो ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये कहाँ से आया? तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए बी इसमें यूज़ करता हूँ इन ट्राइंगल ए ओ बी। तो ट्राइंगल ए ओ बी इसकी डायरेक्शन रखो ये, और इस वाले की डायरेक्शन ये, और इसकी डायरेक्शन ये, जैसे पिछला वाला प्लेन किया था वैसे ये सेम। तो ये ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ये मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो सेम डायरेक्शन की है, सेम डायरेक्शन का यहाँ पे वेक्टर है, उसको आपको ऐड कर लेना है, और जो अपोजिट डायरेक्शन है वो इक्वल में होगा। तो ओ ए वेक्टर और ए बी इसकी सेम डायरेक्शन है देखो, और इसकी है यहाँ पे अपोजिट, तो ये ओ बी वेक्टर, तो ये इक्वल में होगा ओ बी वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर ये है हमारे पास वेक्टर ए, प्लस ए बी वेक्टर ये तो हमें फाइंड करना है, और ओ बी वेक्टर ये है आर वेक्टर। अब इसको इस तरफ लेके आओ तो ए बी वेक्टर आएगा,
आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये बना हमारे पास। और यहाँ पे एन वेक्टर है वो हम यहाँ पे से लेके आएंगे, बट इसको ले लेते हैं पहले तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो ये है ओ ए वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर, तो ये इसकी तो डायरेक्शन सेम है। अब इससे देखो ये एन वेक्टर, ये एन वेक्टर है और ये है हमारे पास ए बी वेक्टर। अगर मैं इसको ऐसा करूं, इसको स्ट्रेट यहाँ पे सीधा कर दूं, तो ये इसके इक्वल में हो जाएगा ना, ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर होगा ना तो हम लिखेंगे ए बी वेक्टर इंटू ये है एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देते हैं सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, तो ए बी वेक्टर इंटू एन वेक्टर ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलर जो होता है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ऐसे भी लास्ट वाले में किया था। अब ए बी वेक्टर इसकी वैल्यू ये रखो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई करो तो ये आर वेक्टर माइनस एन वेक्टर इंटू ये बनेगा ए वेक्टर माइनस एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर ये लिखना हो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। देखो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया ना प्रूफ कार्टेशियन फॉर्म में, सॉरी वेक्टर फॉर्म में। अब हम करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो इन कार्टेशियन फॉर्म इसका प्रूफ कर रहा हूँ मैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, आपको क्या करना है, इसमें बस आई जे के और वेक्टर नहीं होते हैं। तो ये आर वेक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं। आर वेक्टर को मैं ले रहा हूँ एक्स बाई जेड, यहाँ पे है आर वेक्टर ये रहा, तो ये एक्स बाई जेड। और जो ए वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर होगा x1 y1 z1, ये मैंने लिया ए वेक्टर के लिए। और जो एन वेक्टर है हमारे पास, एन वेक्टर को पिछली बार हमने लिया था LMN, वो थी डायरेक्शन कोसाइंस। अब यहाँ पे लेंगे एन वेक्टर है तो ए बी सी, और जो ए बी सी है वो है डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, ये है एन वेक्टर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आर वेक्टर की है एक्स बाई जेड, तो यह बनेगा एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप। और यहाँ पे माइनस करना है हमें वेक्टर ए को, तो वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास ये रही x1 y1 z1, ये है ना x1 y1 z1। यहाँ पे लिख देते हैं x1 y1 z1, तो ये बनेगा x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट होगा एन वेक्टर के साथ। तो एन वेक्टर हमारे पास क्या है, ए बी सी, तो ये होगा ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप इक्वल्स टू 0। इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट ये 0 के इक्वल कर दिया ये, तो x माइनस x1 बनेगा, आई को आई के साथ रखो, ये माइनस यहाँ पे माइनस आएगा ये क्योंकि बाहर है, तो x माइनस x1 आई कैप, ये y माइनस y1 जे कैप, और ये होगा z, और ये माइनस इसके साथ, तो z माइनस z1 के कैप, और ये a आई कैप b जे कैप c के कैप इक्वल्स टू 0। अब i को i वाले के साथ, तो इसका और इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये i इंटू आई, ये होता है 1, तो ये बनेगा a बाहर और x माइनस x1, ऐसे यहाँ पे b इसके साथ y माइनस y1 प्लस c इसके साथ आएगा z माइनस z1 इक्वल यहाँ पे 0। तो ये हो गई प्रूफ कार्टेशियन फॉर्म में। देखो
यही वाली थी ना यहाँ पे ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल 0। देखो ये हो गया ना यहाँ पे प्रूफ। थर्ड है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लेन बना लेता हूँ। ये होता है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। देखो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, अगर वो एक ही लाइन इस पे लाई कर रहे हैं और अगर हमारे पास नॉन कोलिनियर है तो ये वही एक लाइन पे नहीं है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स के लिए बोला गया है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इसको सी वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के लिए पॉइंट्स होंगे ये वर्टिसेस x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2, ये होगा x3 y3 z3। ये मैंने ओरिजिन लिया। अब इसके लिए मैं वेक्टर फॉर्म के लिए इक्वेशन लिखूंगा इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ, और ये इक्वल होगा 0 की। फिर मैंने वेक्टर फॉर्म में बताई ना। अब ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए बी सी, तो ये हो गए हमारे पास पॉइंट्स। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर पॉइंट्स। ये मैंने लिख दिया। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म, इसकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, तो इन कार्टेशियन फॉर्म, देखो कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन होगी, डिटर्मिनेंट रखना है आपको, यहाँ पे रखना है x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन। यहाँ पे रखना है x3 माइनस एक्स वन, यहाँ पे आएगा y3 माइनस वाई वन, और ये 1 2 3 यहाँ पे z3 माइनस z1। तो ये यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म के लिए इक्वेशन ये होगी। अब है नेक्स्ट 4th नंबर, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक प्लेन, ये होगा O, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। यहाँ पे सेम हमें प्लेन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे ज्वाइन किया, और जो इसके बीच में ये डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, ये x पर है ना, तो इसके बीच में होगा a, और ये y पे है तो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक ये लिया ना मैंने पॉइंट, ये इसको ले लेते हैं a, इसको b पॉइंट और इसको c पॉइंट। तो इसके बीच में डिस्टेंस हुआ b, ये हो गया a, और जो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है हमारे पास ओरिजिन से लेके सी पॉइंट तक, ये हो जाएगा सी। तो जो ए है यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारे पास a, 0, 0 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा 0, b, 0। और ये जो c है ना, c के लिए हमारे पास इसके लिए वर्टिसेस होंगे 0, 0 और c। तो ये c वाले के लिए वर्टिसेस, ये a के लिए और ये b के लिए। अब इसके लिए जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो जी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए है जो वो x पर है, ये x एक्सिस है, तो इस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये x के साथ आएगा a, तो x अपॉन a। और ये है y एक्सिस, y के साथ हमारे पास ये था ना b, तो ये बनेगा y अपॉन b प्लस c। ये है z, ये z आएगा ऊपर, z एक्सिस है ना, तो z एक्सिस और यहाँ पे पॉइंट है c, तो z अपॉन c इक्वल होगा ये 1 के। और जो यहाँ पे a b c a है वो x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये होगा x इंटरसेप्ट। ऐसे ही b होगा y इंटरसेप्ट, और ऐसे ही जो c है वो होगा z इंटरसेप्ट। तो ये हो गया 4th कंप्लीट। 5th है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन
ऑफ टू गिवन प्लेन्स। तो यहाँ पे दो प्लेन ले रहे हैं, यहाँ पे टू गिवन प्लेन्स, हमें दो यहाँ पे प्लेन दिए होंगे, तो ये हमें दो प्लेन लिए और इसके बीच में इंटरसेक्शन। तो हमें इंटरसेक्शन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन के बीच में से हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक लाइन जाएगी तो वो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। तो हमें यहाँ पे ये प्लेन 1 दिया हुआ है, ये गिवन होगी, तो ये इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो कि आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू डी1, ये इसी फॉर्म में रहेगी। और जो सेकंड है इसके लिए होगा आर वेक्टर, यहाँ पे n1 था ना, तो यहाँ पे n2 हो जाएगा, ये सेकंड प्लेन के लिए, और यहाँ पे d1 था तो यहाँ पे d2, ये फर्स्ट प्लेन के लिए, ये होगा सेकंड प्लेन के लिए। तो इन वेक्टर फॉर्म इसकी यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। तो पहले लिख रहा हूँ मैं इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन होगी आर वेक्टर इंटू n1 वेक्टर, ये था ना इसके साथ n1 वेक्टर, इसको कुछ नहीं करना, बस लैम्डा के साथ n2 आपको ऐड कर ले देना है। तो ये प्लस लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर, और ये d1 इसको भी ऐड करना है और इसके साथ लैम्डा रखो और इसे ऐड करो, तो ये लैम्डा टाइम्स d2। ये मैंने कुछ नहीं किया, ये आर वेक्टर देखो, ये आर वेक्टर ये सेम रखा, यहाँ पे n1 n2 इसे और इसे ऐड करना था बस। तो ये प्लेन 1 के लिए ये प्लेन 2 के लिए, ये n1 वेक्टर इसी सेम रखा और लैम्डा टाइम्स किया n2। फिर यहाँ पे इक्वल के उस तरफ था d1, तो यहाँ पे d1 रखा और लैम्डा टाइम्स किया d2, तो ये आ गई वेक्टर फॉर्म में। अब ये जो लैम्डा है ना वो यहाँ पे सिंपल स्केलर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेयर लैम्डा इज स्केलर। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ये अभी पढ़ी हमने वेक्टर फॉर्म के लिए। अब कार्टेशियन फॉर्म में ये प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ, ये भी गिवन रहेंगी, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन। फर्स्ट प्लेन कौन सा है आपके पास, ये वाला, तो इसके लिए इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल 0। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना होता है, आपको ऐड करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करके बताया ना, ये ऐसे इसे लैम्डा टाइम्स करके ये वाली इक्वेशन आपको ऐड कर देनी बस। तो ये बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 और लैम्डा टाइम्स करके ये वाली इक्वेशन लिखो। तो ये है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो ये आई हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, और ये थी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो गया 5th नंबर टॉपिक। अब है 6th नंबर टॉपिक हमारे पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो इसमें क्या करेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में हम दो प्लेन लेंगे, उसके बीच में एंगल फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ इन वेक्टर फॉर्म, दो प्लेन जैसे ऊपर किए था ना ये वाले, देखो यहाँ पे ये 2 प्लेन्स थे हमारे पास, इसके बीच में मैंने फाइंड की थी इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे एंगल। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए वेक्टर फॉर्म में इसके लिए फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इंटू n1 वेक्टर इज इक्वल टू डी। ये फर्स्ट प्लेन के लिए, ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ फर्स्ट प्लेन के लिए, और ये होगा आर वेक्टर इंटू n2 वेक्टर इज इक्वल टू डी। ये फर्स्ट के लिए तो d1 और ये सेकंड के लिए तो d2। वैसे कर रहा हूँ जैसे पिछले वाला किया था। और इसके लिए जो एंगल यहाँ पे फाइंड करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू n1, इसको ऐसे लिख रहे हैं n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर अपॉन नीचे इसका मैग्नीट्यूड, तो ये n1 और ये हो जाएगा n2। तो ये हम ऐसे
थीटा फाइंड कर सकते हैं। ये थी वेक्टर फॉर्म के लिए। कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म यहाँ पे पहले प्लेन बना लेता हूँ। ये फर्स्ट प्लेन, ये सेकंड। इसके लिए था ना ये आर वेक्टर इंटू n1 इज इक्वल टू d1। इसके लिए था आर वेक्टर इंटू n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। अब इसके लिए जो इक्वेशन है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए है e2x b2y c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। एंगल, तो यहाँ पे एंगल cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन a1 b1 c1 स्क्वायर। इंटू a2 b2 c2 स्क्वायर, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एंगल इन कार्टेशियन फॉर्म। अब इसमें रिमार्क्स हैं। इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब होता है थीटा अगर 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90 आएगा, ये थीटा के प्लेस पे cos 90 होता है 0। तो ये इसके साथ आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0। तो यहाँ पे बचेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और ये इसके मल्टीप्लाई के साथ 0। तो ये 0, ये फर्स्ट रिमार्क था। अगर हमारे पास हो इफ़ टू प्लेन्स पैरेलल हो, तो इफ़ टू प्लेन्स आर पैरेलल, तो इसमें क्या होगा, जो पैरेलल की कंडीशन होती है उसमें थीटा आता है 0। तो ये 0 यहाँ पे cos 0, ये 1, तो इसका मल्टीप्लाई करो तो ये यहाँ पे आएगा। अगर हमारे पास थीटा हो 0 डिग्री तो ये पैरेलल होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपको बस यही कंडीशन याद रखनी है, ये दोनों, ये पैरेलल के लिए, ये परपेंडिकुलर के लिए। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो अभी हमने फाइंड किया टू प्लेन्स के बीच में इक्वेशन, देखो ये थी, ये टू प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे लाइन और प्लेन। लाइन और प्लेन के बीच में हम कैसे एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए वेक्टर फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन होगी। इन वेक्टर फॉर्म में होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स वी वेक्टर। ये होती है लाइन के लिए, हमें फाइंड करना है लाइन और प्लेन के लिए। तो ये मैंने लिखी लाइन के लिए, और प्लेन के लिए भी पढ़ा है आपने, ये आर वेक्टर इज इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ये होता है प्लेन के लिए। तो हमें तो फाइंड करना है एंगल लाइन और प्लेन के बीच में। तो इनके बीच में एंगल होगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये है ना हमारे पास बी वेक्टर, यहाँ पे इसके साथ लैम्डा टाइम्स, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर इंटू एन वेक्टर इसके साथ। ये नॉर्मल वेक्टर होता है तो ये एन वेक्टर, यहाँ पे है ना इसके साथ एन वेक्टर, तो बी वेक्टर इंटू एन वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आएगा। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। अब है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन e1, ये लाइन की बता रहा हूँ पहले, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। यहाँ पे बताई थी लाइन के लिए, ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन के लिए। अब मैं बताऊंगा कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन के लिए। जैसे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में बताई थी ना, तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y
प्लस C2Z प्लस D इज इक्वल टू 0। ये मैंने 2 इसलिए लिखी क्योंकि हमारे पास इसके साथ हो जाएगा ना 1, तो A2x प्लस B2y प्लस C2Z प्लस D इज इक्वल टू 0। तो ऐसे होते ये प्लेन की इक्वेशन, ये लाइन की हो गई, ये प्लेन की हो गई। तो अब हमें तो फाइंड करना है थीटा, एंगल फाइंड करना था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। इसके लिए लिख रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म के लिए, यहाँ पे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन इसका A1 का स्क्वायर, ये A1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, फिर इसके साथ होगा A2 B2 और C2 का स्क्वायर, तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये C2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिमार्क है, अगर हमारे पास जो लाइन और प्लेन, इफ लाइन लिख रहा हूँ, इफ लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर, ये अगर परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 ये हो जाएगा 1। तो इस कंडीशन में हमारे पास परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ये बनेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें अगर पैरेलल था पिछले वाले में तो ये थी कंडीशन, इसमें हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो ये कंडीशन है। ये इसलिए है कंडीशन क्योंकि जो साइन 90 की डिग्री होती, सॉरी साइन 90 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1, और ये यहाँ पे कॉस 0 है, तो कॉस 0 इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये दोनों सेम होते हैं, तो इस वजह से कॉस थीटा के साथ पैरेलल और साइन थीटा के साथ परपेंडिकुलर ये सेम होगा। ऐसे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू ये होती है 0 और साइन 0 की वैल्यू ये होती है 0। तो हमेशा याद रखना, अगर कॉस 90, अगर कॉस परपेंडिकुलर है तो वो 0 होगा क्योंकि कॉस 90 होता है 0, और साइन 0 है तो वो 0 होगा, और साइन 90 और कॉस 0 ये होते हैं 1। तो यही कंडीशन है। अब ये सेकंड, यहाँ पे हमारे पास सेकंड है, इफ लाइन एंड प्लेन आर, ये परपेंडिकुलर हो गई। अब है पैरेलल, अगर पैरेलल होगा ना तो इसमें क्या हो जाएगा साइन 0 और ये इसके साथ, तो ये भी 0, तो हमारे पास ये बचेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 7 नंबर। अब है 8 नंबर हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो हमें बताना है यहाँ पे, एक पहले तो यहाँ पे प्लेन ले रहे हैं, तो ये हो गया प्लेन। अब यहाँ पे होगा ओरिजिन 0 0 0, और ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे इसे पॉइंट लिया यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर है, और ये है यहाँ पे प्लेन, तो ये यहाँ पे B पॉइंट और ये यहाँ पे X, ये पॉइंट, इसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ, ये 0 0 0 नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो आप ले भी सकती हैं 0, ये वैसे गलत नहीं है, बट यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताना है तो यहाँ पे ले रहा हूँ X बाई Z। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो इसको 0 रख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, तो ये B है, ये A पॉइंट है, और इसके साथ ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D, इसके साथ इक्वल्स टू 0। ये हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो ये प्लेन है, यहाँ से आपको यहाँ तक ये डिस्टेंस है D, यहाँ से यहाँ तक B से A तक, तो ये आपको फाइंड करनी है। ये हमारे पास B पॉइंट तक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए होगा D इज इक्वल टू, ये है AB, तो AB यहाँ पे मोड रखना है, और ये रखना है आपको AX1 प्लस
ये x1 y1 z1 रख लो। तो ये ax1 यहाँ पे b पॉइंट है, तो यहाँ पे ax1 प्लस b, इसके साथ आएगा y1 प्लस c z1 प्लस d, यहाँ पे रखा। और नीचे आएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस जो हमें यहाँ से यहाँ तक के लिए फाइंड करना है। ये b है, ये a1 b1 और c1 है यहाँ पे। इसको abc रख लो ऐसे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये फाइंड करना है, और यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, और हमें दिया है फर्स्ट ए नंबर z इक्वल टू 2। तो आप z को कैसे रखते हैं, देखो ये z है। पहले तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ये होता है, हमको फाइंड करने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, और ये एल एम एन ये होती है डायरेक्शन कोसाइंस। और यही हमें फाइंड करना है। और ये जो एल होता है यहाँ पे, ये इक्वल होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ऐसे ही जो एम होता है वो इक्वल होता है बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। और जो एन होता है वो होता है इक्वल सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो ये है हमारे पास z इक्वल टू 2। तो ये z, ये d हो जाएगा, और z के साथ है 1, ये 1z। इसको लिख सकते हैं 0y और 0x, 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू डी के प्लेस पे 2। देखो इसको कंपेयर करो, L0 M0 n के प्लेस पे 1 और d है हमारे पास 2। तो हमें फाइंड करना है पहले तो डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ये हो जाएंगे हमारे पास 0 0 1। जो x बाई z इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही डायरेक्शन को रेशियोज हो जाते हैं। तो ये 0 0 1 0 0 1 ये हो गया आपके पास डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ नॉर्मल वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है नॉर्मल टू द एबव। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या आएंगे, ये कैसे आएंगे, आपको करना है एल के लिए पहले एल एम एन ये तीनों फाइंड करने। तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये सी। तो ए और नीचे इसका स्क्वायर, ए के प्लेस पे रखा 0 और ए बी सी का स्क्वायर। तो स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट। तो ये 0 है ऊपर, तो ये बनेगा 0, और यहाँ पे भी 0 अपॉन में तीनों का स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये भी बनेगा 0 प्लस यहाँ पे है 1, और यहाँ पे 0 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। तो ये 1 और 1 का स्क्वायर यहाँ पे से 1, तो 1 अपॉन 1 ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास LMN डायरेक्शन कोसाइंस आए 0 0 1, इसको ऐसे लिखते हैं 0 0 1। ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये इसी से फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस है t, ये 2, इसके नीचे इसको डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे अंडर रूट किए ना, इसके लिए देखो क्या होता है, d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 2 अपॉन ये रखना है यहाँ पे जो था ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 अपॉन 1, ये होता है 2। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आ गई। इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू 2 यूनिट्स।
लिख सकते हैं ना। और ये आ गई हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब है हमारे पास बी नंबर। तो बी नंबर को मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। इसके साथ देखो 1 है इसका कोफिशिएंट, इसका 1 है, इसका 1 है। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 1, 1, 1। ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे हम। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए जो डायरेक्शन रेशियो है उसके नीचे आप इसको लो ए, ये होता है वी और ये सी। तो 1 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एल। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना एल एम एन। तो ये एल के लिए, फिर एम के लिए भी सेम करो। ये वाला 1 लिया मैंने और नीचे रखा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। फिर ये वाला, ये हो गया एल, ये हो गया एम। अब एन बचाना, तो ये हो जाएगा एन। तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे हमारे पास, ये 1 + 1 + 1, ये 3। तो ये आया 1/√3, ये भी 1/√3 और ये आया 1/√3। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये कैसे फाइंड करते हैं, जो हमें डी दिया हो उसके नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये भी सेम आएगा 1/√3। तो ये हो गया पार्ट नंबर बी। अब है हमारे पास पार्ट सी, 2x + 3y - z = 5। तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगे 2 3 और -1। इसके साथ -1 ही तो है, इसका कोफिशिएंट है -1। तो ये 2 3 -1। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ये होते हैं एल एम एन। तो ये आपको रखना है 2 अपॉन नीचे ये होता है देखो ए, ये होता है बी और ये सी। तो ये ए रखा मैंने अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये तीनों का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। फिर ऐसे ही 3 और नीचे इन तीनों का स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आएगा -1 अपॉन नीचे तीनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे हमारे पास 2, ये होगा 2 2 = 4, 3 3 = 9, ये 3 लिखा है और ये 1। तो 9 + 1 ये 10, 10 + 4 14, √14। ये बना यहाँ पे से 3/√14 और ये -1 अपॉन √14। ये आए डायरेक्शन कोसाइंस। अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये क्या आएगा, यहाँ पे जो होता है ना इक्वल टू के इस तरफ ये डी, आपको इसमें डिवाइड कर देना है इसी का, जो यहाँ पे करते थे ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कर देना है ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के प्लेस पे 3 का स्क्वायर और सी के स्क्वायर के प्लेस पे -1 का स्क्वायर। तो ये आएगा यहाँ पे से √14, ऊपर है 5, तो 5/√14 ये यूनिट्स। ये हमारे पास आई डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डी पार्ट है हमारे पास 5b + 8, 5y + 8 = 0। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, क्योंकि इसके साथ 5 है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाई की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो ये 5 इस 8 को इस तरफ, तो ये -8, तो बाई आएगा हमारे पास -8/5। इस माइनस को आप इसी तरफ रहने दो, इसको काट दो। तो ये y = 8/5। अब इस -y इसको लिख सकते हैं 0x - 1y, इसके साथ -1 कोफिशिएंट ही तो है, तो -1y + 0z = 8/5 लिख सकता है ना। ये 0x लिख दिया मैंने और ये 0z और इसके साथ -1y, इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 0, इसके कोफिशिएंट -1 है और इसका कोफिशिएंट 0, तो ये 0 - 1 0। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो कैसे फाइंड करते हैं, ये a
ये हो जाएगा b, ये c। तो आपको a रखना है, उसके नीचे a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। तो 0 अपॉन 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस 1 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। ये मैं माइनस 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 1, 0 अपॉन 1। ऐसे ही यहाँ पे माइनस 1 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 0 अपॉन 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ये हो जाएगा 0, ये माइनस 1 अपॉन यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये माइनस 1 और ये हो जाएगा 0। तो ये आया 0, यहाँ पे से माइनस 1 और ये 0। तो ये आया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये कैसे फाइंड करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे 8/5 है ना, उसके नीचे आपको डिवाइड कर देना है a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर से। तो ये बनेगा 8/5 और नीचे आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे से, और ऊपर है हमारे पास 8/5, तो ये 8/5 बचेगा, 8/5 यूनिट्स। ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चारों पार्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है 7 यूनिट्स, एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। नॉर्मल टू द वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, एन कैप लिखते हैं। ये दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और ये 7 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अभी हमने फाइंड किया ना, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है ये 7 यूनिट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू जाएगा 7 यूनिट्स। अब हमने पढ़ी है ना प्लेन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है हमारे पास आर वेक्टर इंटू एन कैप इज इक्वल टू डी, वेयर एन कैप होता है एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे एन कैप तो दिया नहीं है, ये मैंने गलती से लिख दिया, ये एन वेक्टर दिया हुआ है, ये नॉर्मल वेक्टर है ना, नॉर्मल टू दी वेक्टर। हमारे पास एन कैप तो लिखा नहीं है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू ये वाली रखेंगे। तो ये आर वेक्टर इंटू इसके प्लेस पे रखो एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, और यहाँ पे इज इक्वल टू डी। अब आर वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, तो ये आर वेक्टर रखो, एन वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड में बनेगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू है हमारे पास डी, तो ये आएगा डी। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 9 प्लस 25 प्लस 16, 9 ये हो जाएगा 25 और ये 16, तो 5 6 11, 11 एंड 9 ये होता है यहाँ पे 0 70, और ये 2 1 3, ये 36 था 36, तो ये 70 आया। तो हमारे पास डी आया, यहाँ पे हमें डी फाइंड करना, सॉरी डी दिया था यहाँ पे 7 यूनिट्स। तो ये आर वेक्टर इंटू 3i कैप 5j कैप माइनस 6k कैप, और यहाँ पे √70 था, इसे इस तरफ लेके आओ इसके साथ, तो ये आएगा 7√70। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशंस, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे आर वेक्टर इंटू आई कैप जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको आर वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू होती है एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड की कैप।
ये रख देनी है और यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो ये एक्स यहाँ पे आई कैप, ये था जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये एक्स आई कैप है, आई को आई वाले के साथ, तो ये आई इंटू आई, ये 1 होता है, तो ये एक्स बचा। जे को जे के साथ, तो ये बनेगा वाई। जेड को के के साथ, तो ये माइनस जेड इज इक्वल टू 2। तो ये आया हमारे पास फर्स्ट ये पार्ट का। ऐसे बी पार्ट का है, यहाँ पे भी एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, और इसी सेम रखा रहने दो। 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस 4 के कैप इज इक्वल टू 1। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 2x, ये इसका इसके साथ प्लस 3y, इसका इसके साथ, तो ये था हमारे पास z और ये 4, तो ये माइनस 4z इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3rd नंबर क्वेश्चन।